नमस्कार साथियों, रोहित है। साथियों, यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर हृदय विदारक है। यह तस्वीर लोकतंत्र पर प्रहार है, जमहूरियत पर कलंक है, मानवता को शर्मसार करने वाला है। यह तस्वीर आने वाले सदियों तक हमें और आपको हॉन्ट करते रहेगा। यह वह तस्वीर है जिसमें एक महिला के हाथों की मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ा था, उससे पहले मांग का सिंदूर उजड़ गया। यह तस्वीर भारत पर आघात है, भारत के लोकतंत्र पर तमाचा है। और यह तस्वीर कुछ हम लोगों से क्वेश्चंस रेज करता है, जिसका हमें और आपको हमारी सरकार से भी जवाब चाहिए और आपस में भी एक जवाब चाहिए। साथियों, कब तक बोझ संभाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, इस बिगड़ेल पड़ोसी को शीशे में ढाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। साथियों, इस पूरे घटनाक्रम जो पहलगाम हत्याकांड हुआ है, उसका मास्टरमाइंड वहां का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर है। यह वो माफिया है जिसने उस पूरे पहलगाम हमला को ऑर्केस्ट्रेट किया है। अगर आप मूलभूत संरचना भारत और पाकिस्तान का देखें तो आप उसमें दो चीज पाएंगे। भारत जो कि एक डेमोक्रेटिक देश है, जहां पर लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, वहीं पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, जहां पर आर्मी के कंधों पर वहां पर सिविलियन सरकार होती है। आप आए दिन अखबारों में यह देखते होंगे कि ये हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, कोई भी पार्टी का हो, रक्षा मंत्री पूरे देश का होता है, उसके सामने जितने भी मेन इन यूनिफॉर्म होते हैं वो सैल्यूट लेते हैं, वह उसके सामने नतमस्तक होते हैं, क्योंकि हमारा जमहूरियत इस चीज की इजाजत नहीं देता कि भले आप आर्मी के हेड हो, नेवी के हेड हो, एयरफोर्स के हेड हो, पर जो लोकतंत्र का मालिक है, जिसको हमने चुना है, जो हमारा रक्षा मंत्री है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, आप उसके सामने नतमस्तक होंगे। अगर पायदान की स्थिति में आप देखेंगे तो मेन इन यूनिफॉर्म नीचे हैं, जजेस नीचे हैं, जो लोकतंत्र के पहरुआ हैं, जो लोकतंत्र के हमारे चुने हुए नेता हैं, उनका कद हमेशा ऊपर है। अगर आप आए दिन भी देखेंगे तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और एक सांसद है, अगर कोई भी कमिटी बनेगा अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो सांसद जो हैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके अध्यक्ष होते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका सचिव होता है। लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो चुनी हुई सरकार का मालिक है वह ऊंचे पायदान पर है, वह डिक्टेट करेगा, जो मेन यूनिफॉर्म है वो उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि यह जो व्यक्ति है यह जनता के लिए अकाउंटेबल है। ये जनता पे उतने अकाउंटेबल नहीं है क्योंकि 60 साल तक इनकी सर्विसेज रहेंगी। पर ऐसा पाकिस्तान में आपको देखने को नहीं मिलता है। पाकिस्तान में अगर अभी की जो वहां की सरकार है वो बहुत कमजोर सरकार है, जो आर्मी के कंधों पर खड़ी है। अगर आर्मी अपना कंधा हटाता है, वह सरकार ताश के पत्ते की तरह गिर जाएगी। आर्मी जो वहां पर है, आप उसे समझने की कोशिश करें कि समस्या वहां पर क्या है। अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो यह जो उसका क्षेत्र है खैबर पख्तूनख्वा, यहां पर तहरीबे तालिबान पाकिस्तान इनका जीना हराम करके रखा है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान आ चुका है। तालिबान शरिया लॉ की बात करता है और वह बोलता है कि वह शरिया लॉ लगाएगा, क्योंकि यह क्षेत्र उसके प्रभाव में आता है। आर्मी तालिबान से लड़ने की कोशिश कर रही है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान उनके नाक में दम करके रखा है। तो इस पूरे क्षेत्र में आर्मी की किरकिरी हो रही है। अगर आप बलूचिस्तान में देखें तो बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सेपरेटिस्ट मूवमेंट को ताकत दे रखा है और सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां पर बहुत बढ़ चढ़कर हावी है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जफार एक्सप्रेस हाईजैकिंग का आपने जिक्र सुना होगा, जहां पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की कुछ सेपरेटिस्ट लोगों ने एक ट्रेन को हाईजैक किया और उसमें जो मिलिट्री और मिलिट्री से संबंधित जो लोग थे उनको प्रताड़ित किया, सिविलियंस को प्रताड़ित नहीं किया। यहां पर आर्मी की भयंकर किरकिरी हुई। साथियों, ग्वादर पोर्ट पर एक कनाल का निर्माण हो रहा है जो आर्मी करवा रहा है, उसके कारण विस्थापन हो रहा है और वहां के लोग आर्मी के खिलाफ खड़े हैं। आर्मी चौतरफा घिरी हुई है। आर्मी तभी तक वहां पर ताकतवर दिखेगी जब तक लोग उसके साथ हैं। जब लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, ग्वादर वाले क्षेत्र में, तब उसके साथ एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है।
उस स्थिति में उसने क्या किया कि नेशनलिज्म एक ऐसा मसला है, कश्मीर एक ऐसा मसला है कि अगर आपने उस कॉर्ड को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, अगर भारत और पाकिस्तान आमने सामने आएगा तो जो साख आर्मी का गिरा है वहां की जनता अपने आर्मी के साथ खड़ी हो जाएगी और वो अपना जो पावर, उसका जो डिसेंट्रलाइज हो रहा था, जो उसका डिके हो रहा था, ग्राफ गिर रहा था, उसको वो कंसोलिडेट कर बैठेगा। आप आए दिन देखते होंगे कि वहां का डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि यह जो आतंकी पहलगाम में हमला हुआ है इसका एक इंटरनेशनल बॉडी से जांच करा लिया जाए, एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल बॉडी से जांच कराया जाए। हम लोग क्यों कराएं इस इंटरनेशनल बॉडी का जांच, जब हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स मिले हैं उन आतंकवादियों के, वो अपने जो सेटर है, जो उसका कंट्रोलर है, वो पाकिस्तान से कोऑर्डिनेट कर रहा था। वी हैव द एम्पल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फॉर द सेम। वो जो लोग थे वो पाकिस्तानी नेशनल थे। और तो और अगर एक लोकल मिलिटेंट अटैक होता है तो वह मिलिटेंट मार गिराए जाते हैं, पर जिस तरह से हथियारों से, जिस तरह से प्रिसीजन अटैक किया गया, जिस तरह से धर्म को बेसिस बनाकर किया गया, जिस तरह के हथियार का प्रयोग किया गया, जिस तरह से अटैक को प्लान किया गया, ऑर्केस्ट्रा किया गया, वह लोकल मिलिटेंट नहीं कर सकता है, वह हाईली ट्रेंड मिलिटेंट कर सकता है। और हाईली ट्रेंड मिलिटेंट का शरणार्थी, उनको ट्रेनिंग करने वाला और कोई नहीं, पाकिस्तान है। हमारे पास और भी एम्पल एविडेंसेस हैं, जैसे जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ तो ये कहते हैं कि बालाकोट स्ट्राइक में हमने कुछ जंगल में जाकर बम गिरा दिए। उन्हें नहीं पता कि हमारे पास रडार के फुटप्रिंट्स हैं, रडार के इमेजेस हैं, जो आर्मी जो ऑल पार्टी मीटिंग है उसमें साझा कर चुकी है कि उसने आपके टेररिस्ट कैंपों को मारा है, उसको नष्ट किया है, निस्तानाबूद किया है। अगर आप डरे नहीं होते तो आप उलूल जुलूल बात क्यों कर रहे होते? अगर आप घबराए हुए नहीं होते तो आपका एक भुट्टो ये कहता है कि खून की नदियां बहेंगी, वो घबराहट है, बेचैनी है जो आपके चेहरे से, आपके नेताओं से झलक रही है। अब मसला ये उठता है कि क्या भारत अटैक करेगा? क्या भारत इंटरनेशनल बॉडी से जांच कराने के लिए क्यों तैयार नहीं है? इंटरनेशनल बॉडी से वो जांच करवाता है जो कमजोर है। इंटरनेशनल बॉडी से वो जांच की मांग करता है जो बैकफुट पर है। हमारे पास पर्याप्त एविडेंसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं, वह ऑल पार्टी मीटिंग में शेयर किया गया है। उस स्थिति में कथम साठ्यम सठाचरेत, जो सामने वाला जिस भाषा को समझेगा उस भाषा में सरकार जवाब देगी। मैं आपको दो तीन चीज कहना चाहता हूं, आपके भी जहन में आता होगा यह प्रश्न कि भारत कब रिटेलिएट करेगा, भारत कैसे रिटेलिएट करेगा, क्या भारत रिटेलिएट करेगा? इसका उत्तर बिल्कुल हां है, क्योंकि सरकारें लुंज पुंज नहीं चलती। जमहूरियत में, लोकतंत्र में सरकार शक्ति से चलती है, ताकत से चलती है। सरकार अगर कमजोर दिखी तो वह जनता के निगाह में गिर जाएगी, और जैसे आप जनता की निगाह में गिरेंगे सरकार खत्म हो जाएगी, जमहूरियत खत्म हो जाएगी। तो सरकार अभी कमजोर नहीं दिख सकती है। सरकार ने अपना बेंचमार्क को ऑलरेडी हाई सेट कर रखा है, चाहे वह यूरी का अटैक हो, चाहे वह बालाकोट का स्ट्राइक हो। अगर आप बालाकोट का स्ट्राइक देखेंगे तो आप उस समय और अभी के भारत में अंतर पाएंगे। उस समय हमारे पास रफेल ऐसे लड़ाकू विमान नहीं थे, हमारे पास रफेल ऐसे लड़ाकू विमान हैं। हमें अब उनके बॉर्डर और एलओसी क्रॉस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम अपने क्षेत्र से 300 किलोमीटर अंदर तक रफाल गाइडेड मिसाइल्स को ड्रॉप कर सकती है, उनके टारगेट्स को नष्ट कर सकती है। आप मुझसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि भारत अटैक करेगा? बिल्कुल अटैक करेगा। क्या सिविलियंस पर भारत अटैक करेगा? भारत डरपोक नहीं है, उनकी तरह घटिया और बनाना रिपब्लिक नहीं है जो सिविलियंस पर अटैक करेगा। भारत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर भी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वार एस्केलेट होने का चांस रहेगा। भारत एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है। भारत जो टेररिस्ट हैं, इनका एग्जैक्ट लोकेशन भारत के पास है। आप पूछेंगे आपको कैसे पता? आप देखेंगे हमारा इंटेलिजेंस इस चीज पर काम करता है। आपको अपने इंटेलिजेंस पर, अपने आर्मी पर अभी प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, उनके साथ मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है। हमें अभी उनके साथ एविडेंस मांगने की जरूरत नहीं है, उनके बहादुरी पर, उनके पुरुषार्थ पर विश्वास करने की जरूरत है। मैं बताता हूं कि भारत को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं टारगेट करेगा, वो टेररिस्ट ठिकाने को टारगेट करेगा। वो एलओसी को भी क्रॉस नहीं करेगा। रफाल से, अपने बॉर्डर से 300 किलोमीटर डीप स्ट्राइक लेजर गाइडेड मिसाइल्स और डीप स्ट्राइक रफाल के थ्रू वो कर सकता है। तो रफाल हम लोग सिटीजन्स और सिविलियंस को यहां से वहां, पटना से दिल्ली ले जाने के लिए थोड़ी रखे थे, इसी के लिए रफाल हम लोगों ने रखा है। आप बोलेंगे कि सर उसके पास भी F-16 है। आप पिछली बार देखेंगे तो जो F-16 है उसको मार गिराया गया,
हमारे पास सिग्नेचर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं। अगर आप देखेंगे तो F-16 का वो इस्तेमाल करने से बचेगा, क्योंकि वह अमेरिका का है और अभी अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। F-16 ऐसे भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको आप थर्ड कंट्री के साथ युद्ध में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अमेरिका ने उसकी इजाजत नहीं दी है। अगर इनके पास कोई भी विमान उठता है, फाइटर जेट उठता है, हमारे पास चाइनीज डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है S-400, ट्रायम्फ आप इसको कहते हैं। इसका रेंज 400 किलोमीटर है और यह वो टेस्टेड सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जो 400 किलोमीटर रेंज में कोई भी ड्रोन हो, कोई भी जेट हो, कुछ भी हो, उसको वह मार गिराएगा। यह उसका रेंज है और यह वन ऑफ द मोस्ट टेस्टेड सिस्टम है। अगर आप यूक्रेन और रशिया का युद्ध देख रहे हो तो आप देखते होंगे कि S-400 ने कमाल कर रखा है। आप जो आयरन डोम का नाम सुनते होंगे इजराइल के साथ, उसकी इफिशियंसी से इसकी इफिशियंसी ज्यादा है। इसकी इफिशियंसी 80% है। इसका मतलब अगर 100 स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से होता है तो 80 स्ट्राइक S-400 अपने बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू, अपने रेंज के थ्रू, अपने रॉकेट के थ्रू उन्हें मार गिराएगा। तो अगर वो 100 हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों के पास मात्र 20 हथियार, 20 मिसाइल से पहुंच पाएगा। जो आपके जहन में आएगा, सर पाकिस्तान के पास भी तो मिसाइल सिस्टम होगा, डिफेंस सिस्टम होगा, उसके पास चाइनीज सिस्टम है। हम लोग चाइनीज खिलौना को भी इस्तेमाल भारत में नहीं करते हैं, क्योंकि चाइनीज चीज का क्या भरोसा, कल बैटरी खत्म हो जाएगा, कभी वो क्या खत्म हो जाएगा, वो डिफेंस सिस्टम क्या बनाएगा। जो चाइना का रिजेक्टेड पीस था उसको दे दिया है। इसकी इफिशियंसी 8% है। इसका मतलब कि अगर हम लोगों ने 100 रॉकेट दागा तो 8 वो प्रोटेक्ट करेगा, 92 पाकिस्तान को हिट करेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि मिलिट्री एसिमेट्री इतना ज्यादा है, मिलिट्री तौर पर हम लोग इतने ताकतवर हैं, पावरफुल हैं कि वह न्यूक्लियर की बात करता है। वह बार बार बोलता है कि हमारे पास न्यूक्लियर सशक्त देश हैं और न्यूक्लियर सशक्त देश हैं तो हमसे लड़ाई मत करो, हम पर अटैक मत करो, बट वी विल मेक यू ब्लीड थ्रू 1000 कट्स। दिस इज नॉट गोइंग टू बी डन। यह तो नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। सरकार को इसकी इजाजत नहीं है कि हमारे सिविलियन 26 लोग मारे जाएंगे और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। दोस्तों, न्यूक्लियर वार तो हो ही नहीं सकता है, असंभव है। अगर न्यूक्लियर वार होना होता तो रशिया से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार किसके पास है? रशिया यूक्रेन युद्ध जो 3 साल से चल रहा है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराता रशिया और खत्म कर देता। रशिया इतना ऐसा मुल्क, जो इतनी ताकतवर मुल्क है, जिसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स की कमी नहीं है, फिर भी यूक्रेन उसको परेशान करके रखा है। 3 साल से परेशान है, पर एक न्यूक्लियर हथियार नहीं इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि अब पहले की स्थिति नहीं रही है। लोग टेस्ट कर चुके हैं कि अगर आप न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग करते हैं तो आप भी नेस्तानाबूद होते हैं, आप भी बर्बाद होते हैं। यह जो मुनीर और वहां का जो प्राइम मिनिस्टर, जो करोड़ों अरबों रुपया का जो संपत्ति बनाकर रखा है, होटल बना के रखा है, स्कूल्स बना के रखा है, उसका क्या होगा? वो इसके लिए तो नहीं बना के रखा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा और वो तहस नहस हो जाएगा। क्या वो गीदड़ भपकी जो दे रहा है, वो अपने जो हजारों करोड़ रुपया जो आर्मी का उसने गबन करके रखा है, आसिम मुनीर, जो वहां का शहबाज शरीफ है, वहां का जो डिफेंस मिनिस्टर है, अभी ये सब प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर 10-10 हजार करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में ये खड़ा करके रखे हैं, इसके लिए तो नहीं रखे हैं कि भारत न्यूक्लियर अटैक करेगा और उनका सारा चीज नेस्तानाबूद हो जाएगा। तो ये गिद्दड़ भपकी है और कुछ नहीं है। और उनके पास जो न्यूक्लियर हथियार हैं वह टेस्टेड न्यूक्लियर हथियार नहीं है। आप अगर वो देखेंगे तो वो जंक हैं, वो कभी भी टेस्टेड हथियार नहीं है, वो बस फेक हथियार हैं, वो चलेगा भी नहीं। आप अगर बचपन में देखे होंगे तो एक मिर्चैया बम चलता था, कुछ कुछ तो बहुत जोर से आवाज करता है और कुछ कुछ फिस कर जाता है। तो उनके पास न्यूक्लियर बस नाम के हैं, उनका वो चलता वलता नहीं है, वो बस जंक है, गार्बेज है और कुछ नहीं है। भारत की तरह उनके पास नेवी से भी लॉन्च करने के लिए न्यूक्लियर ताकत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि उनकी गिद्दड़ भपकी है और कुछ नहीं है। भारत रिटेलिएट करेगा और देश की आवाम चाहती है कि पाकिस्तान पर रिटेलिएशन हो। वह रिटेलिएशन भारत की जनता यह जरूर चाहती है कि भारत जब रिटेलिएट करे तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर रिटेलिएट नहीं करे, सिविलियन को हानि नहीं पहुंचाए। अगर हानि पहुंचाए तो उस टेररिस्ट कैंप पर हानि पहुंचाए, उन फैक्ट्रीज पर हमला करे जहां से टेररिस्ट निकलते हैं, ताकि उन्हें लगे कि वो पाकिस्तान ऐसे डीप स्टेट में भी रहेंगे तो भारत की शक्ति, भारत की मिलिट्री अंदर घुसेगी और उन्हें मार गिराएगी। साथियों, इस पूरे घटनाक्रम में जो पहलगाम घटनाक्रम हुआ, इसमें बेनिफिशियरी कौन है? सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मुनीर है, क्योंकि जनता को आर्मी से विश्वास हट रहा था। क्यों? वहां का जो सबसे फेमस अभी लीडर है उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान ने पहले मिलिट्री को आगे बढ़ाया, उसके बदौलत सत्ता हासिल किया, पर बाद में एक कहावत है बिहार यूपी में कि हाथ धरते धरते पहुंच धरना। इमरान खान ने सपोर्ट लिया, पर पहले हाथ पकड़ के सपोर्ट लिया, फिर उनका गर्दन पकड़ना स्टार्ट किया। उस इमरान खान जो वहां का सबसे फेमस लीडर है, आज वो जेल्ड है
और पाकिस्तान के इतिहास की सबसे कमजोर सरकार जो सिविलियन सरकार है वह काम कर रही है। उस स्थिति में आसिम मुनीर की स्थिति बहुत डाउन थी, लोगों का मिलिट्री से विश्वास घट रहा था, मिलिट्री का ताकत कम हो रहा था, वर्चस्व कम हो रहा था, इसलिए इस व्यक्ति ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। दूसरा बेनिफिशियरी है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यह जो रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिसकी जिम्मेवारी ली है इसको अभी तक कोई नहीं जानता था, पर इस घटनाक्रम के बाद इसकी फंडिंग बढ़ेगी, इसका नेटवर्क बढ़ेगा, जिहादी लोग इसको ज्वाइन करेंगे और यह ताकतवर दिखेगा। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हुआ, पाकिस्तान को बेनिफिट हुआ। इसलिए पाकिस्तान को बेनिफिट हुआ कि यह अटैक उस समय किया गया है जब जेडी वेंस अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में थे, तो कश्मीर का मुद्दा जो नॉर्मेंसी की तरफ लौट रहा था उसको फिर से इग्नाइट किया गया है, उसको फिर से इंटरनेशनल फोरम पर लाने की कोशिश की गई है कि वहां के लोकल ने इस काम को किया है। पर सच्चाई यह है कि यह पाकिस्तानी ऑर्केस्ट्रेटेड मैसेकर था जिसका रिटेलिएशन उन्हें मिलेगा। दूसरा चीज अगर आप देखें तो लॉस किसका हुआ? लॉस कश्मीरी आवाम का हुआ। हमें इस चीज को मानना होगा कि अगर कश्मीर की वादियां हमारी हैं, कश्मीर का डल झील हमारा है, कश्मीर की झेलम नदी हमारी है, तो कश्मीर का वैली हमारा है, कश्मीर का सारे पर्वत पहाड़ हमारे हैं, तो कश्मीरी भी हमारे हैं, कश्मीर के लोग भी हमारे हैं। इतिहास में 20 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब कश्मीरी लोग अपने हाथ में कैंडल मार्च लेकर सड़क पर उतरे हैं। यह घटना तब करने वाला है, लेकिन संतोषजनक भी है कि कश्मीरी आवाम यह कह रही है कि मिलिटेंसी हैज नो प्लेस इन द सिविलियन सोसाइटी ऑफ द कश्मीर। मिलिटेंसी को उन लोगों ने ना कहा है। साथियों, द मिलिटेंसी और द रेडिकलिज्म कैन नॉट बी डिफटेड इन द बैटलफील्ड, इट कैन बी डिफटेड लोकली। मिलिटेंसी तभी आगे बढ़ सकता है, रेडिकलिज्म तभी आगे बढ़ सकता है जब उसको लोकल नेटवर्क सपोर्ट कर रहा होगा। पर इस घटना के बाद, इस नृशंस हत्या के बाद कश्मीरी आवाम, कश्मीरी लोग, जहां पर टूरिज्म बढ़ा हुआ था, और जब अप्रैल में टूरिज्म बढ़ा हुआ था, यूजुअली वो जो वैली है जिसको आप स्विट्जरलैंड कहते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहां पर यूजुअली जून से लोग पर्यटक आते थे, पर अभी अप्रैल से पर्यटक आ रहे थे क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी थी। इस स्थिति में वहां की जो व्यवस्था है, 2-2 लाख लोग आ रहे थे। वहां पे जो व्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो टूरिज्म पर चलता है। खच्चर वाला है, फूल वाला है, कपड़ा वाला है, पोशाक वाला है, नाव वाला है, होटल वाले हैं, सर्विसेज वाले हैं, टैक्सी वाले हैं। उनकी रोजी रोटी धर्म से नहीं चलती है। किसी भी व्यक्ति का रोजी रोटी धर्म से नहीं चलता है, रिलीजन से नहीं चलता है, रोजी रोटी पैसे से चलती है। उनकी आमदनी बढ़ रही थी, तो कश्मीर आवाम को ऐसा लगता है कि यह टूरिज्म पर आघात है, उनके पेट पर आघात है, उनके जो इकोनॉमिक फुटप्रिंट बढ़ रहा था उस पर आघात है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोग सड़क पर उतरते हैं, लोग भारत के लोगों के साथ उतरते हैं, लोग अपनी दुकान को स्वयं बंद करते हैं ताकि दुनिया में मैसेज जा सके कि कश्मीरी आवाम शांति चाहती है। आर्टिकल 370 खत्म करके प्रधानमंत्री ने एक मास्टर स्ट्रोक लिया था। आप सहमत हो या असहमत हो, पर आर्टिकल 370 का खत्म होना इस जमहूरियत के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, इस नासूर को खत्म होना बहुत जरूरी था। नॉर्मेल्सी रिटर्न कर रही थी, पर कुछ गुंडों ने, कुछ दहशतगर्दों ने, कुछ पाकिस्तानी ऑर्केस्ट्रेटेड टेररिस्ट ने इस घटना का अंजाम दिया है। अगर आप देखेंगे तो उसको सियासी रंग देने की कोशिश की गई है, उसमें धर्म का एंगल डाला गया है। आप कलमा पढ़कर अगर आता है तो आपको छोड़ा है, अगर आपने कलमा नहीं पढ़ा है तो आपको मारा है। साथियों, यह जानबूझकर किया गया है। हम अगर इस चीज में पड़ गए तो कश्मीर हार जाएगा, कश्मीरियत हार जाएगा, भारतीयता हार जाएगा, सेकुलरिज्म हार जाएगा। कुछ आप देख रहे होंगे न्यूज चैनल्स में कि कश्मीरी युवा जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, साउथ में, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि इस रिगमैरल में आप ना पड़े। उनका इसमें क्या दोष है? यह जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत, ताकि जो फ्रेटर्निटी है, जो ब्रदरहुड है हिंदू और मुस्लिम, उसको खाई को बढ़ाया जा सके। उसको पाटने की कोशिश नहीं है, उस खाई को बढ़ाने की कोशिश है। हम और आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं। हम और आप एक ऐसे मुल्क में हैं जहां पर जब देश का मुसलमान, यहां का जो मुसलमान है, दे आर नॉट इंडियंस बाय चांस, दे आर इंडियंस बाय चॉइस। इस देश के मुसलमान तो पाकिस्तान जा रहे थे, इस देश के मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, अपने माथे पर बोरी, बिस्तर और मोटरी लेकर जा रहे थे, पर इसी जामा मस्जिद से
अबुल कलाम ने कहा था, मुसलमानों मत जाओ, इस मुल्क में तुम्हें ताजमहल याद आएगा, जामा मस्जिद की अजानें याद आएंगी, तुम्हें अपने बाप दादाओं के कब्र याद आएंगे। साथियों, यह गांधी का मुल्क है, यह नेहरू का मुल्क है। यहाँ के जो मुसलमान भाई हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पारसीज हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, फूल जो है, एक कलर का फूल गुलदस्ता अच्छा नहीं लगता है, गुलाब का गुलदस्ता अच्छा नहीं लगता है। गुलदस्ता वही खूबसूरत होता है जिसमें हर रंग के फूल हों। हमारी भारतीयता जो है इसी चीज से बनी हुई है कि उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, सिख है। हमारी सुंदरता इस चीज पर निर्भर करती है कि दिवाली के समय आप हमारे यहाँ आते हैं और ईद के समय हम आपके यहाँ सेवैया खाते हैं। ये जो ब्रदरहुड है, ये जो आपसी प्रेम है, इसे खंडित नहीं होने देना है। यह खंडित राजनीति के समय होती है, यह खंडित ऐसे ऐसे घटनाक्रम से होती है, पर हमारा और आपका भी एक नैतिक जिम्मेवारी है इस ब्रदरहुड को मेंटेन रखें। कोई भी देश अगर आप देखेंगे वो एक फील्ड स्टेट हुआ है। अगर आप इजराइल को देखें तो इजराइल को आप कितना भी सक्सेसफुल माने, वो धर्म पर बना हुआ देश है, वह एक फील्ड स्टेट है। फील्ड स्टेट फील्ड है, बहुत चीजों पर निर्भर करता है। एक फील्ड स्टेट के रूप में कुछ लोगों का मानना है। पाकिस्तान एक फील्ड स्टेट है, खत्म स्टेट है, क्योंकि यह धर्म पर बना हुआ है। हमारा मुल्क सेकुलरिज्म पर बेस्ड है। हमारा और आपका नैतिक जिम्मेवारी है कि यह मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वह जानबूझकर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई है। जो व्यक्ति बंदूक छीनकर उन टूरिस्ट का जान बचा रहा था, वह तो एक मुसलमान था, वह भी मारा गया। वह जो खच्चर वाले थे, वह भी तो मुसलमान थे, मारे गए। यह सोची समझी साजिश है ताकि हिंदू और मुस्लिम में राइट कराया जा सके, हिंदू और मुस्लिम की खाई को बढ़ाया जा सके। मैं करबद्ध विनती करना चाहता हूं कि तुम्हें जहां जिद है बिजलियां गिराने की, तुम्हें जहां जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहां आसिया बनाने की। मोहब्बत का आसिया बने, साथ में लड़े। और रही बात पाकिस्तान को हमला करने का, जिस दिन मोदी जी का मन किया उस दिन एक रफाल भेजेंगे और काम उनका हो जाएगा। वो जंग स्टेट है, उसके पास कुछ है भी नहीं। चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है। आप बोलेंगे सर अभिनंदन वाला केस तो गड़बड़ हो गया था, उस समय हमारे पास रफाल नहीं था, S-400 नहीं था। अब हमारे पास सब कुछ है और हम लोग जीतेंगे। और इन गुंडों और इन दहशतगर्दों को इन्हें लगता है कि यह बिल में छुपे हुए हैं तो ये बच जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। आज का भारत है, नया भारत है। यह भारत जवाब देना जानता है, यह भारत हिसाब पूरा करना जानता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।